नमस्कार मित्रों मित्रों मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है, क्योंकि मित्रों आज के कार्यक्रम में हम एक अत्यंत गंभीर विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, हर युवा वर्ग का एक सपना होता है कि उसका विवाह कब होगा। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। कुंडली के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह कौन से योग हैं जिनसे विवाह के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और मित्रों, विवाह किस दशा में होता है यह भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और इस रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, विवाह के लिए हमारी कुंडली में कुछ विशेष भाव जिम्मेदार होते हैं। इन भावों का हम सबसे पहले विस्तार से अध्ययन करेंगे। मित्रों, सबसे पहले कुंडली का पहला भाव होता है जो हर योग के लिए जिम्मेदार होता है। मित्रों, हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि यदि कुंडली का लग्न मजबूत नहीं होगा तो कोई भी योग काम नहीं करेगा। किसी भी योग के सफल होने के लिए सबसे पहले कुंडली का लग्न मजबूत होना चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले तो हम कुंडली का लग्न देखेंगे, लग्न मजबूत है या लग्न कमजोर है। उसके बाद मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण जो भाव होता है विवाह के लिए वह कुंडली का तीसरा भाव होता है। कुंडली के तीसरे भाव से हम विवाह के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। अब तीसरा भाव विवाह के लिए क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद कुंडली का सातवां भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। सातवें भाव से हम अपने जीवन साथी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। कुंडली का सातवां भाव जो लग्न से बिल्कुल सातवें भाव पर होता है, सामने होता है, 180 डिग्री पर सातवां भाव होता है, यह हमारे जीवन साथी का होता है। यदि पुरुष की कुंडली है तो उसके लिए उसका जीवन साथी सप्तम भाव होता है, और यदि स्त्री की कुंडली है तो उसके लिए उसका जीवन साथी भी सप्तम भाव से ही मालूम पड़ता है। तो कुंडली का सप्तम भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, इसी से जीवन साथी के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद मित्रों, जो महत्वपूर्ण भाव होता है वह एकादश भाव होता है। एकादश भाव लाभ का भाव होता है और इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है। तो इस तरीके से मित्रों, यह चार मुख्य भाव होते हैं जिनसे हम विवाह के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों, अब तीसरा भाव, सातवां भाव और एकादश भाव, हमने इन तीन भावों को क्यों लिया इसके पीछे भी एक कारण है। मित्रों, हमने पूर्व में एक कार्यक्रम बनाया था कुंडली के त्रिकोण भाव। मित्रों, हमारी कुंडली में चार त्रिकोण भाव होते हैं: धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। तो मित्रों, यह जो तीन भाव हैं, तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव, यह काम त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। यह हमारी इच्छाओं की पूर्ति के भाव होते हैं। तो मित्रों, इसीलिए इन काम त्रिकोणों को हमने लिया और इसी के अंदर विवाह के सूत्र ढूंढे। मित्रों, हमने कई कुंडलियों पर इसके बारे में अध्ययन किया, तब हमने पाया कि विवाह के जो योग बने हैं, सफल योग बने हैं, वह इन तीन भावों से ही संबंधित होते हैं। इसलिए हमने इन तीनों भावों को विशेष तौर पर कुंडली में शामिल किया, विवाह के योगों में शामिल किया। अब मित्रों, विवाह के योग बनने के लिए हमारी कुंडली के जो 9 ग्रह हैं वह भी जिम्मेदार होते हैं। हमारी कुंडली के गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र विवाह के कारक ग्रह होते हैं और इनसे विशेष रूप से विवाह के योग बनते हैं। यदि स्त्री की कुंडली है तो उसके अंदर गुरु को विशेष रूप से देखा जाता है और उन्हीं के द्वारा जो योग बनते हैं उसी से विवाह का समय मालूम पड़ता है। और पुरुष की कुंडली में शुक्र को विशेष रूप से देखा जाता है और उसके द्वारा जब योग बनता है तभी विवाह का समय होता है। इसके अलावा मित्रों, बुध को भी देखा जाता है, बुध के द्वारा भी विवाह के योग बनते हैं।
शनि के द्वारा भी विवाह के योग बनते हैं, शुक्र के द्वारा भी विवाह के योग बनते हैं, और चंद्रमा को भी इस योग में विशेष रूप से देखा जाता है, उसकी स्थिति को इस योग में विशेष रूप से देखा जाता है। मंगल विवाह के लिए विशेष होते हैं, क्योंकि यदि कुंडली के अंदर मंगल सही स्थान पर नहीं है तो वह मंगली दोष का भी निर्माण करते हैं, जिससे विवाह के समय में कुछ परेशानी आती है, विवाह देरी से होता है या विवाह में अड़चने आती हैं। तो विशेष रूप से मंगल को भी इस योग में देखा जाता है। तो मित्रों, हम इन 9 ग्रहों का इन 4 भावों के अंदर संबंध देखते हैं और देखते हैं कि कुछ योग बना है या नहीं बना, किस प्रकार के योग बन रहे हैं, उसी के बाद इसका विश्लेषण करते हैं। मित्रों, विवाह के लिए सबसे पहले हम सप्तम स्थान को देखते हैं। सप्तम स्थान के स्वामी यानी सप्तमेश कुंडली के अंदर कहां पर विराजमान है, उस सप्तमेश के आधार पर ही हम विवाह के योग देखते हैं। कुंडली के अंदर गुरु और शुक्र का अच्छे भावों में स्थापित होना जरूरी है। सप्तमेश का यदि लग्न से संबंध बनता है या सप्तमेश शुभ स्थानों में विराजमान है, सप्तमेश की युति शुभ ग्रहों के साथ है, या सप्तमेश के ऊपर या सप्तम भाव के अंदर जो भी ग्रह स्थापित हैं उनके ऊपर किन्हीं शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तभी विवाह के योग बनते हैं। सप्तमेश में जो भी ग्रह स्थापित होगा उसी के अनुसार हम इसका विश्लेषण करते हैं। मान लीजिए सप्तम भाव में बुध ग्रह स्थापित हैं, बुध ग्रह शुभ अवस्था में है, उच्च के हैं या स्वराशि के हैं, और उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो मित्रों वह स्थिति अत्यंत ही शुभ होती है और उस स्थिति में जातक का विवाह 20 वर्ष की उम्र में ही हो जाता है। और यदि मान लीजिए सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है, शुभ हैं, और उनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो उस स्थिति में जातक का विवाह 24 वर्ष की उम्र के आसपास हो जाता है, या ऐसे योग बनते हैं कि 24 वर्ष में जातक का विवाह होता है। यदि सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा शुभ है, तब उस स्थिति में जातक का विवाह 25 वर्ष की उम्र में होता है। सप्तम भाव में शुक्र देव विराजमान है और उनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तब उस स्थिति में जातक का विवाह 26 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। यदि सप्तम भाव में सूर्य ग्रह विराजमान है या राहु विराजमान है, तो उस स्थिति में जातक का विवाह 27 वर्ष की उम्र में होता है। यदि सप्तम भाव में मंगल विराजमान है, तो उस अवस्था में जातक का विवाह 29 वर्ष की आयु में होता है। और यदि सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है या केतु विराजमान है या दोनों की युति है, तब उस स्थिति में जातक का विवाह 30 वर्ष के बाद ही होता है। मित्रों, सप्तम भाव में जब भी कोई पाप ग्रह बैठता है तो वह ग्रह विवाह में देरी कराता है, क्योंकि पाप ग्रह किसी भी भाव के भावत्व में कमी लाते हैं, विच्छेद करते हैं, क्योंकि पाप ग्रह विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं। तो उस स्थिति में यहां पर विवाह में देरी देखी गई है, यह विवाह को देरी से कराते हैं। अब मित्रों, सप्तम भाव का जब भी संबंध लग्न से होगा या तृतीय भाव से होगा या एकादश भाव से होगा, तो उस स्थिति में भी विवाह के योग बनते हैं। इन चारों भावों का आपस में किसी न किसी तरह संबंध बनना चाहिए। लग्न से विशेष रूप से संबंध बनना चाहिए। सप्तमेश का या सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं उनका किसी न किसी तरह से लग्न से संबंध बनना चाहिए। जब भी लग्न से संबंध बनेगा तब विवाह के योग बनेंगे।
मित्रों, विवाह का समय देखने के लिए हमें सप्तमेश की दशा देखनी चाहिए। जब भी कुंडली के अंदर सप्तमेश की दशा आरंभ होगी और उस दशा के अंदर लग्न, तृतीय भाव या एकादश भाव की अंतर्दशा आएगी, इनके स्वामियों की, जो भी इनके स्वामी हैं उनकी अंतर्दशा आरंभ होगी, तो मित्रों वह समय विवाह का समय होता है। और मान लीजिए सप्तमेश की दशा यदि निकल चुकी है, कभी ऐसा होता है कि जब हमारी उम्र विवाह की होती है उस समय सप्तमेश की दशा निकल चुकी होती है, तो मित्रों उस स्थिति में लग्न की या तृतीय भाव या एकादश भाव की दशा आरंभ होगी और उस दशा में इन चारों भावों के स्वामियों की एक अंतर्दशा आरंभ हो जाती है, तो वह समय विवाह का होता है। इसके अलावा मित्रों, यदि गोचर के अंदर इन चारों भावों में से किसी भी भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर हो, तब वह समय विवाह का समय होता है। या शुक्र का गोचर हो तो वह समय विवाह का समय होता है। मित्रों, यहां पर हम गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र को स्त्री और पुरुष की कुंडली में अलग अलग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों हम कुंडली को देखकर विवाह किस समय होगा और विवाह के योग बने हैं या नहीं बने, यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मित्रों, इन सभी बातों को हम एक कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब मित्रों, हमारे सामने यह एक कुंडली है। इस जातक का जन्म 2 सितंबर 1990 को राजस्थान के कोटा जिले में हुआ। मिथुन राशि का लग्न है और लग्न के स्वामी बुध तृतीय भाव में विराजमान है। आर्द्रा नक्षत्र है और लग्न 22 अंश का है। तो मित्रों, पहली दृष्टि से देखें तो लग्न मजबूत है, लग्न अच्छा है। सूर्य के साथ बुध युति किए हुए हैं और यहां पर सूर्य बुधातीत योग का निर्माण किए हुए हैं। पहली दृष्टि में तो लग्न मजबूत है, सूर्य और बुध बुधातीत योग का निर्माण किए हुए हैं, लग्न 22 अंश का है। तो यहां पर कुंडली में जो भी योग बनेंगे उनका यहां पर फल अवश्य मिलेगा। अब मित्रों, चूंकि जातक का जन्म 1990 को हुआ लेकिन जातक का विवाह अभी तक नहीं हुआ, इसके पीछे मित्रों क्या कारण है, सबसे पहले तो यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जब हम कुंडली में देखते हैं कि लग्न के स्वामी तो सूर्य के साथ विराजमान है तृतीय भाव में, लेकिन सप्तम भाव में शनि विराजमान है। तो मित्रों, सबसे पहले जो अभी हमने सप्तम भाव के बारे में अध्ययन किया कि सप्तम भाव में जब भी कोई पाप ग्रह होते हैं वह विवाह में देरी करते हैं। तो यहां पर सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है, जिसके कारण जातक के विवाह में देरी हुई। यदि शनि सप्तम भाव में विराजमान हो तो वह 30 वर्ष के बाद ही विवाह के योग बनाते हैं। और यहां पर शनि के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि, शनि के ऊपर मंगल की एक पाप ग्रह की और दृष्टि, जिसके कारण जातक का विवाह लेट हुआ, देरी से हुआ, जातक का विवाह में देरी हुई। मित्रों, पहला कारण कि सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है और शनिदेव पर मंगल ग्रह की अष्टम दृष्टि। अब मित्रों, दूसरा कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं। द्वितीय भाव में गुरुदेव बृहस्पति और केतु की युति और अष्टम भाव में राहु और चंद्र की युति। मित्रों, यहां पर राहु ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। राहु की चंद्र के साथ युति, चंद्रमा यहां पर कमजोर हुआ। मित्रों, कुंडली के अंदर जब चंद्रमा कमजोर होते हैं तो वह भी विवाह में देरी कराते हैं। तो यहां पर अष्टम भाव में चंद्रमा है और राहु की युति, राहु का ग्रहण दोष, जिसके कारण विवाह में देरी हुई।
देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ विराजमान हैं और उनके ऊपर राहु की दृष्टि। मित्रों, यह भी यहां पर विवाह में देरी का कारण बना। तो मित्रों, 3 कारण हुए। सप्तम भाव में शनि, जिसके कारण विवाह देरी से होता है, यह कारण बना। दूसरा कारण बना कि चंद्रमा का ग्रहण दोष। और तीसरा कारण बना कि गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर राहु की दृष्टि और गुरुदेव बृहस्पति केतु के साथ युति। यह 3 कारण बने। और चौथा जो कारण बनता है वह बनता है इनका मंगली होना। मंगल द्वादश भाव में विराजमान है। मित्रों, यह 4 कारण बने जिसके कारण इनके विवाह में देरी हुई, अभी तक विवाह नहीं हुआ। तो मित्रों, इन कारणों से क्या कहा जाए कि इनका विवाह नहीं होगा? मित्रों, इनका विवाह होगा और अवश्य होगा। सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है, विवाह में देरी अवश्य कराएंगे, लेकिन इनका विवाह होगा। यह पहला कारण इनका विवाह हुआ कि सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है। अब मित्रों, दूसरा कारण जो विवाह के लिए यहां पर संकेत देता है, सप्तम भाव में धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी यानी सप्तमेश बनते हैं गुरु, और गुरु द्वितीय भाव में विराजमान है। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव होता है और यहां पर इनके सप्तमेश कुटुंब भाव में विराजमान है। विवाह में देरी कराएंगे, लेकिन विवाह अवश्य कराएंगे। तो मित्रों, अब इनकी कुंडली में विवाह के योग तो हैं, लेकिन वह योग कब बनेंगे यह भी जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, सप्तमेश की दशा, सप्तमेश की दशा में विवाह के योग बनते हैं। तो इनके सप्तमेश की दशा यानी गुरु की दशा जब आरंभ होगी तब इनके विवाह के योग बनेंगे। मित्रों, अभी इनकी कुंडली में राहु की दशा है। राहु की दशा मई 2027 तक चलने वाली है। मई 2027 में गुरु की इनकी दशा आरंभ होगी। तो पहला योग तो कि मई 2027 में जब इनकी गुरु की दशा आरंभ होगी तब इनके विवाह के योग बनेंगे। अभी मित्रों, इनकी राहु की दशा है। वैसे तो कई शास्त्रों में यह कहा गया है कि राहु की दशा में भी विवाह के योग बनते हैं। अब राहु की दशा में विवाह के योग बन सकते हैं, लेकिन राहु की स्थिति कुंडली में सही जगह होनी चाहिए। यहां पर राहु त्रिक भाव में, अष्टम भाव में विराजमान है, जिसके कारण जो योग विवाह के लिए बनना है वह यहां पर नहीं बनता। अब यदि थोड़ा प्रयास किया जाए तो जातक के योग बन सकते हैं। अभी राहु की दशा में इनकी सूर्य की दशा आरंभ होगी, तो सूर्य की दशा में इनके विवाह के योग बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य इनकी कुंडली में कारक ग्रह हैं। सूर्य तृतीय भाव में है और अपनी स्वयं की राशि में है। तो राहु की दशा में जब सूर्य की अंतर्दशा आरंभ होगी तब इनके विवाह के योग बन सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, एक योग और बनता है, पाराशर संहिता में भी इसका वर्णन है, कि जब गोचर में गुरुदेव बृहस्पति लग्न में हो, तृतीय भाव में हो, सप्तम भाव में हो या एकादश भाव में हो। अभी गुरुदेव बृहस्पति वृष राशि में विराजमान है। 24 जुलाई 2025 को जब गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में आएंगे, तो इनकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति लग्न में होंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। तो मित्रों, वह स्थिति इनके विवाह की होगी, वह इनका विवाह का योग बनेगा। उस स्थिति में विवाह संभव है।
मित्रों, विवाह के योग बनाने के लिए जातक को कुछ उपाय भी करने होंगे, क्योंकि इनका सप्तमेश जो बनते हैं वह गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं, तो इनको विशेष रूप से गुरुदेव की आराधना करनी होगी। यदि जातक गुरुदेव की आराधना करते हैं, जो भी इनके इष्ट हैं उनकी आराधना करते हैं, गुरुवार का व्रत करते हैं, गुरुवार को विशेष रूप से सात्विक रहकर कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इनके विवाह के जो योग बने हैं उनमें सफलता प्राप्त हो सकती है। जातक को गुरुवार के दिन व्रत करना होगा। बुधवार के दिन रात्रि में चने की पीली दाल पानी में गला देनी है और गुरुवार के दिन सुबह उस दाल को अपने हाथों से ही गौ माता को खिलाना है। जब स्नान करने जाएं तो पानी के अंदर 2 बूंद गंगा जल की डालनी है और उसमें थोड़ी हल्दी डाल लेनी है और उस पानी से स्नान करना है। विष्णु जी की आराधना करनी है। पीले पुष्प विष्णु जी को अर्पित करने हैं। पीले वस्त्र ही गुरुवार के दिन धारण करने हैं। शाम के समय वट वृक्ष की पूजा करनी है, उन पर जल अर्पित करना है। मित्रों, यदि जातक ऐसा प्रत्येक गुरुवार को करता है तो उसको जो यह योग बनेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी और उनके विवाह के कहीं ना कहीं से शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होंगे। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।